अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 9 मई के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं ये बड़ी तेज़ी से पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कुछ मौसमी परिंदे यानी इलेक्टेबल्स अपनी अगली मंजिल की तलाश में हैं। इस मेक एंड ब्रेक का जो खेल है ये शुरू होते ही पाकिस्तान में एक बार फिर से किंग्स पार्टी की बाज़गश्त बड़ी वाज़ेह सुनाई दे रही है। इक़्तिदार की इस सियासी शतरंज के रवायती मोहरे एक बार फिर से मैदान में हैं। आसिफ अली जरदारी और जहांगीर तरीन दोनों हाथों से पीटीआई टूटने की जो बरकतें हैं इसको समेटने में लगे हुए हैं। बोलने वालों की बोलियां लग रही हैं और पीटीआई छोड़ने वालों की टोलियां फ़िलहाल कंफ्यूज हैं कि अब जाएं तो किधर जाएं, क्योंकि अभी तक किंग्स पार्टी का उम्मा किसके सर सजना है ये वाज़ेह होना बाकी है। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि पाकिस्तानी सियासत में इलेक्शन ईयर में मेक एंड ब्रेक और किंग्स पार्टी का कॉन्सेप्ट ये कोई नया नहीं है, ये उतना ही पुराना है जितना पाकिस्तान पुराना है। किसी भी सियासी जमात ने जब अपनी मकबूलियत के जोम में रियासत की रेड लाइंस को क्रॉस किया या कोशिश की तो देखते ही देखते इस सियासी जमात के वतन से हकीकी, नज़रियाती या फिर पेट्रियाट किस्म के साबकों और लाहकों के साथ नई जमातें जन्म लेती रहीं, या कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नामों के आगे ब्रैकेट्स लगाकर नून, शीन, काफ और जोए किस्म की पार्टियाँ ये बनती रही हैं। सवाल उठता है कि ये किंग्स पार्टी होती क्या है, ये बनती कैसे है? इसका जवाब बड़ा सादा सा है कि ऐन इलेक्शन के मौके पर एक ऐसी पार्टी जिसमें मसनूई तरीके से हवा भरी जाए, रोज़ाना की बुनियाद पर पार्टी क़यादत का दरवाज़ा खटकता है और जब दरवाज़ा खुलता है तो बाहर एक खूबसूरत फूलों का एक बुके पड़ा हुआ मिलता है। भेजने वाले का पता चलता है ना देने वाला मौजूद होता है, और ज़्यादा जानने की कोशिश इसलिए नहीं की जाती कि पार्टी क़यादत को और क्या चाहिए। लिहाजा किंग पार्टी पेड़ गिनने की बजाय आम खाने पर फोकस करती है, क्योंकि हुकूमत मिलने वाली होती है और बहुत से अपॉर्चुनिस्ट सियासतदान भी इक़्तिदार का मज़ा लेने के लिए किंग्स पार्टी का इंतखाब करते हैं। यानी एक हवा ऐसी चल निकलती है जो फिर किसी से पकड़ी नहीं जाती। थोड़ी अगर हम माजी पर नज़र दौड़ाएं तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने से पहले एक वक्त ऐसा आया कि साफ नज़र आ रहा था कि किंग्स पार्टी कौन सी है। क्या में पाकिस्तान के बाद के जो शुरू के साल थे उनमें सदर सिकंदर मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ बनाई गई रिपब्लिकन पार्टी का हमें हवाला मिलता है। सदर सिकंदर मिर्ज़ा इक़्तिदार से गए तो ये पार्टी भी ख़त्म हो गई। फिर साबिक फ़ौजी आमिर ज़ियाउल हक़ के दौर में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से किंग्स पार्टी बनाई गई, जिस पर के सरबराह मियां नवाज़ शरीफ थे ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका जा सके। फिर जब नवाज़ शरीफ अवामी सतह पर मकबूल हो गए तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने न सिर्फ मार्शल लॉ लगाया बल्कि मुस्लिम लीग से काफ लीग निकाल ली गई, जिसकी सरबराही पहले मियां मोहम्मद अजहर के हिस्से में आई। फिर गुजरात के चौधरियों को इसका वाली वारिस बनाया गया ताकि अपने इक़्तिदार को दवाम दे सकें। बाकी मानदा जमात को मुस्लिम लीग नवाज कहा जाने लगा, लेकिन मुशर्रफ के जाने के बाद हमने सबने देखा कि काफ लीग कमज़ोर होती गई और वापस अपने साइज़ में आ गई। फिर 2011 आता है जिसमें एक तब्दीली प्रोजेक्ट शुरू होता है ताकि भुट्टो और शरीफ ख़ानदान के दरमियान इक़्तिदार की जो लगी बारियां हैं इसके सिलसिले को रोका जा सके। मौसमी सियासी परिंदों ने पीटीआई में अपना बसेरा किया तो 2018 में इक़्तिदार खुद ब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गोद में आ गया। ये सब आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है ये ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। अब 2023 को इलेक्शन का साल कहा जा रहा है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हम अपने माजी को भूल जाएं? हुकूमत का भी सारा फोकस यही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर दिया जाए। पावर पॉलिटिक्स को जमहूरियत का लिबादा पहनाने से इस मुल्क की 24 करोड़ आवाम को आखिर मिल क्या रहा है? सियासी जमातें क्यों मौजूदा सियासी बहरान का मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकालने की तरफ जा नहीं रही हैं? यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि पीटीआई हो या पीडीएम में इत्तेहाद, इसमें शामिल जमातें, सबको ये अदराक है कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है, वाहिद हल है और एक दूसरे को सियासी मैदान में स्पेस देने की ज़रूरत है। मुज़ाकरात की बातें भी दोनों तरफ से होती हैं मगर खुलूस किसी तरफ से नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सियासी तकसीम सियासी दुश्मनी का रूप धार चुकी है और ये आपस में बैठने को भी आज कोई भी तैयार नहीं है। तो सवाल ये उठता है, अगर सारी सियासी जमातें ऐसे ही लड़ती रहीं तो इस मुल्क का और यहाँ रहने वाली आवाम के बारे में सोचेगा कौन? मुल्क के मौशी मसाइल हल कैसे होंगे? जो सारी जमातें ज़ोर लगा कर एक जमात को कमज़ोर करने के दर पर हैं, कोई इनसे ये भी तो पूछे कि इनकी आपस में कितनी बनती है। सियासी जमातें क्यों मुज़ाकरात की बजाय महाजराई की सियासत कर रही हैं, इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका।
चौहान साहब, तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद किधर की तैयारियां हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने की तहरीक चलाने का और उसमें शामिल होने का प्रोग्राम है। और मैं और मेरी तरह के BCO पॉलिटिशियन हैं जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं या PTI से बाहर हैं, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि जहाँ पे टकराव की पॉलिसी ना हो, तशद्दुद की पॉलिसी ना हो, रियासत से और रियासती अदारों से टकराने की पॉलिसी ना हो, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की और पाकिस्तान की आवाम की फलाह और बहबूद। वो प्लेटफॉर्म कौन सा है चौहान साहब? उसमें PDM तो नहीं है, जहांगीर तरीन है वो प्लेटफॉर्म। मतलब है अभी सारी कंसल्टेशन चल रही है और जहांगीर तरीन साहब एक बड़े सेंसिबल, बड़े पोलाइट, बड़े हम्बल पॉलिटिशियन है और तजर्बेकार भी है और अभी उससे डिस्कशन हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं। तकरीबन 150 से ज़ायद MNA MP वज़ीर बशीर उनके साथ मुलाकात कर चुके हैं। बुनियादी एजेंडा एक ही है कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना है, बस एक ही। और ये जो 5th जनरेशन वॉर मुल्क दुश्मन ताकतों ने पिछले 1.25 सालों में जीती है, फौज के खिलाफ, अदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम और नौजवानों का जो जहन एक बिगड़ा है, उसको एक अच्छे तरीके से स्मूथली उनको वापस जनाब उसको लाया जाए और इस 5th जनरेशन वॉर को जीता जाए। तो पिछले 1 साल से फिर आप लोग इसका हिस्सा बने क्यों हुए थे? अब आप लोगों को आकर एहसास हो रहा है, जब सर से पानी गुजर गया, जब हालात इतने ख़राब हो गए, तो आप लोगों को ख्याल आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ने तो आप अपने कारकुनों की जहनीत को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया था, इतना शिद्दत पसंदी, इतना एक्सट्रीमिज़म की तरफ ले गए थे कि उनको पहचान ही नहीं रही, उनको फ़र्क ही नहीं पता चला कि आपके मुल्की इदारों की इज़्ज़त, तक़द्दुस, एहतराम क्या होता है। तो 1 साल पहले क्यों नहीं आप लोग पार्टी में खड़े हो गए इस जहनीत के ख़िलाफ़? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और ये बड़ा एक्यूरेट और बड़ा एप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। लेकिन मैं कम अज़ कम मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी और इन 28-30 टॉक शोज कर चुका हूँ पिछले 7-8 दिनों में, उसको भी बता चुका हूँ। मैंने अपना फ़र्ज़, जितना मेरी औकात थी, जितनी मेरी हैसियत थी पार्टी के अंदर, मैंने वो पूरा अदा किया कि अपने लीडर को मैं रोकूं और मना करूं कि आप रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़ इतना एग्रेसिव, इतना नेगेटिव आप नैरेटिव मत बनाएं। मैंने हर तरीके से किया और आखिरी 15 दिन तो मैंने प्रैक्टिकली, जो इन्होंने GHQ की तरफ 2 दफ़ा मार्च रखवाया, मैं था वाहिद पॉलिटिशियन पिंडी का, मैंने दोनों दफ़ा मार्च को जो है ना कैंट की तरफ जाने से रोका और कैंट की हदूद से पहले ही एक अच्छे तरीके से एमिकेबली मैंने उसको खत्म करवाया। ये मॉब का सब सडन था या प्रॉपर एक प्लानिंग थी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में, के दिमागों में, जहनों में, पार्टी के हेड के जहन में ऐसी कोई प्लानिंग थी कि अगर गिरफ्तारी होती है तो ये ऐसा रिएक्शन आना चाहिए? ये प्लानिंग थी पार्टी में पहले? देखिए, 1 साल खसूसन और 1.25 साल हर तकरीर के अंदर डर्टी हैरी और मीर जाफर, मीर सादक, फौज के जनाब एस्टेब्लिशमेंट के फलां जनरल, फलां ब्रिगेडियर, ठीक है जी, और मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी, ये क्या कह के पाकिस्तान की आवाम और PTI के वोटर के दिमाग में ये डाल दिया गया कि जैसे फौज जो है वो जान की दुश्मन है। हालांकि अभी वक्त के साथ साथ चीजें खुलेंगी, मैं जानता सब कुछ हूँ के ऊपर हमला किसने करवाया, कैसे हुआ, मैं जानता सब कुछ हूँ कि पिछले 1.25 साल के अंदर सोशल मीडिया के अंदर जो हाइप क्रिएट हुई उस पर बैरूनी ताकतों की एजेंसियों पर कितना किरदार है, आदिल राजा कौन है, हैदर मेहंदी कौन है। और फिर मैं भी ये जानता हूँ कि पाकिस्तान के वो 8 से 10 एंकर्स कि जो पिछले 10 साल से लेके 15 सालों में वो फौज की गोद में बैठ के और किस आर्मी के जनाब एक अफसर के जरिए से लाखों करोड़ों रुपए के मफादात देते रहे और अच्छे अच्छे टीवी चैनल्स पे पोस्टिंग्स लेते रहे और फिर किस तरीके से खिलवाड़ करते रहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। लेकिन हैरानगी है ना, ये सब कुछ आप लोगों को इक़्तिदार में रहते हुए तो ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। जब इक़्तिदार के मज़े ले रहे होते हैं, वज़ीर मुशीर बने हुए होते हैं, तो आंखों के नीचे सब कुछ हो रहा होता है। आज बुशरा बीबी भी सबको याद आ रही हैं, तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को बुशरा बीबी की करप्शन भी याद आ रही है, उस्मान बुज़दार की भी करप्शन याद आ रही है। हैरानगी की बात है, वज़ीरों मुशीरों के ओहदों पे होते हुए आप लोगों को ये सब कुछ याद क्यों नहीं आता? इसका जवाब भी सुन लें। आपकी इत्तला क्लियर है, मैंने पिछले 8 दिनों में एक लफ्ज़ भी बुशरा बीबी के खिलाफ नहीं बोला
मैंने पिछले 8 से 9 दिनों में और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लफ्ज भी पीटीआई की जात, उनकी खानगी जिंदगी, उनका इखलाक, उनका किरदार या उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं उसके हवाले से ना मैंने बात की है ना मैंने करनी है। मैं तो उन आपको कुछ पता ही नहीं है कि पंजाब में नहीं पता है, करना नहीं चाहते हैं। बुशरा बीबी की पंजाब में करप्शन के हवाले से, उस्मान बुज़दार की करप्शन के हवाले से पता ही नहीं है, या पता होने के बावजूद बातें नहीं करना चाहते आप? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान की एजेंसीज के पास भी, पाकिस्तान की सिविल एजेंसीज के पास भी, पाकिस्तान की जो पंजाब की पुलिस है, इंतजामिया है, उनके पास एक एक चीज इस वक्त जनाब मौजूद है, तो वो अपना और पाकिस्तान का अदालती सिस्टम। सबसे बड़ी फसाद की जड़ पाकिस्तान का अदालती सिस्टम है, जिस अदालती सिस्टम के जरिए से एक शख्स की, चाहे वो सियासी लीडर है या वो सियासी कारकुन है, आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन तो करते हैं लेकिन उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते। आप उसको उस करप्शन के इस जनाब स्कैंडल में, उस करप्शन के केस में किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते। तो अदालती सिस्टम अपना किरदार अदा करे। अदालती सिस्टम का फर्ज बनता है कि वो आगे आए और वो पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करे। हाँ, जिन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान को नुकसान हुआ, जिसमें मुल्की और आलमी जो लोग इन्वॉल्व थे, उसके हवाले से मैं इंशाल्लाह पिछले 8-9 दिनों से अपना किरदार अदा भी कर रहा हूँ और मैं आगे भी करूँगा। तहरीक इंसाफ में जो लोग अभी तक मौजूद हैं, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा है, इसका मतलब ये है कि वो उसी नज़रिए के साथ खड़े हैं, उसी सोच के साथ, उसी जहनियत के साथ खड़े हैं? उसमें 2 चीज़ें हैं। उसमें एक तो वो लोग हैं कि जो डायरेक्ट GHQ के अंदर हमला हावर हुए, जिनकी एक एक चीज़ CDR, जियो फेंसिंग और कॉल ट्रेसिंग के ज़रिए से, ऑडियो वीडियो जनाब इंटरसेप्शन के ज़रिए से प्रूफ जो है वो एजेंसीज के पास मौजूद है। एक तो वो लीडरशिप है कि जो कोर कमांडर हाउस, आपका एयरबेस मियांवाली, ISI के दफ्तर फैसलाबाद और इसके अलावा जितने आर्मी की तनसीबात थी वहाँ पर वो फिजिकली मौजूद थे, वो लीडर। उनकी तो वैसी बचत कोई नहीं है क्योंकि वो तो प्रूव्ड है। अब वो अगर कोई बात करें कि हम साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्हें बता दिया गया है और उन्हें पता है कि उनकी बचत कोई नहीं है क्योंकि वो 100% चीजें साबित हुई है। उनमें कौन कौन शामिल है? उनमें कौन कौन शामिल है चौहान साहब? बहुत से लोग शामिल हैं। मसलन कोई सीनियर लीडरशिप का कोई शामिल है? मियां महमूदुर रशीद है, अच्छा, उसमें मियां असलम है, उसमें जनाब ये सारे लोग, इजाज चौधरी है, ये सारे लोग की जो जियो फेंसिंग के जरिए से एग्जैक्ट जिनकी लोकेशन और उनकी जनाब फिजिकल एग्जिस्टेंस थी जिस जगह पे GHQ के हवाले से। बाकी ये उमर तनवीर भट्ट है पिंडी से, ये वासिफ क़यूम है, राजा माजिद दनियाल है और इस तरह के जो लोग हैं वहाँ के पिंडी के जिन्होंने GHQ पे हमला किया। तो अब उनके हवाले से उनको तो पता है कि वो तो बचते नहीं है। वो चाहे माफी मांगे, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चाहे वो PTI में रहें, चाहे वो PTI को छोड़ें, क्योंकि वो तो फिजिकली उन्होंने ये सारा जुल्म और जबर किया। तो क्या कुछ लोग वाकई जमान पाक में छुपे हुए हैं, अभी पनाह लिए हुए? देखिए ऐसी चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि गिरफ्तारी से क्यों डरन। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैंने 2 दफा गिरफ्तारी दी, पूरी जुर्रत के साथ दी। जेल भरो तहरीक में भी कि जब सारे भाग गए, ये आमर कियानी, ये सदाकत अब्बासी, ये वहाँ के जितने लोग थे, PTI की इज्जत मैंने बहाल रखी वहाँ की। मैं गया जाके मैंने पूरे जोश जज्बे से धड़ल्ले से गिरफ्तारी दी। दूसरी दफा भी जो गिरफ्तारी दी, यार सियासतदान क्यों डरता है? वैसे औरतें डट के खड़ी हुई हैं, लड़कियां डट के खड़ी हुई हैं और वो पार्टी हेड को तसल्ली दे रही है कि आपने घबराना नहीं है। बात ये है कि सियासतदान क्यों गिरफ्तारी से डरता है? उसको क्यों गिरफ्तारी से डरो? जब उसने सियासत करनी है, उसने सारा करना है, तो मेरे ख्याल में जिन लोगों के ऊपर इल्जाम है, मुराद सईद हो गया, तो दूसरे तीसरे जितने भी हैं, वो आए। अगर वो बेगुनाह है तो वो जनाब अपने आप को कानून के हवाले करें। और फिर ये कहना कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, वो भाई आप रियासत की कस्टडी में होंगे, आपको कोई नहीं मार सकता क्योंकि पुलिस और इंतजामिया और हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाएंगे आप। लेकिन अगर आप बाहर होंगे तो कोई भी आपको जनाब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए से आपको कोई खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचा जाए। तो ये वाला जो नैरेटिव है कि मुझे मार दिया जाएगा अगर मैं गिरफ्तार हो गया, मुझे मार दिया जाएगा अगर मैं गिरफ्तार हो गया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी मुनाफिकत और ये सबसे बड़ा झूठ है। चौहान साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि क्या तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो तरीन साहब के बजाय नून लीग या पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं और वो लोग जरदारी साहब से राब्ते में हैं? अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, इस गलतफहमी से लोग निकल आए कि नून लीग कोई इक़्तिदार में आएगी वफाक में या सूबे में। बड़ा क्लियर कट आपको बता दूं कि ना वफाक में और ना सूबे में नून लीग का कोई स्कोप नहीं है। अगर किसी की गलतफहमी है तो वो बाहर निकल आए। दूसरी चीज़, नून लीग भी इस एहसास से गलतफहमी से बाहर निकल आए कि साजी साढ़े को तो बस की सवारियां पूरियां ने, असी किसी लेना कोई नहीं। जनाबे वाला आपके पल्ले भी कुछ नहीं है इस पंजाब और पाकिस्तान में, जो बैड गवर्नेंस आपकी है। तो बहरहाल एक साफ सुथरी क़यादत जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में कोशिश कर रहे हैं। अब देखें ये बेल मंडेट चढ़ती है, कैसे चढ़ती है, अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। नून लीग का एक गढ़ है यहाँ पे पंजाब में, खासकर लाहौर में, तो आप कैसे तरीन साहब का जो ग्रुप है वो नून लीग को शिकस्त दे सकता है पंजाब में? इतना आसान है? नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ सारी चीजें चलेंगी। वक्त के साथ साथ सारे मामलात, जब चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आ जाएगा अगले 1.5-2 महीनों के अंदर कि पाकिस्तान की सियासत किस रुख जाती है, और नून लीग की भी और पीटीआई की भी आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। बाकी शहरों के हवाले से पीटीआई की सियासत किस रुख जाएगी? पीटीआई की सियासत किस रुख जाती हुई लग रही है आपको? कहानी खत्म हो रही है पीटीआई की? के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस उम्मीद में है कि एज अ वाइस चेयरमैन, और खान साहब की तरफ से जो ऐलान हुआ है कि मेरे बाद वो पार्टी चलाएंगे। लेकिन जो रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, हसन न्याजी जैसा वो लड़का जो है ना, जिसने वो कोर कमांडर की जनाब वर्दी को जनाब लाठी पे लटका के जनाब कोर कमांडर हाउस में उस 9 मई को जो वल्गर हरकतें की थी और नारे लगाए थे, वो जा बजा कहता फिर रहा है कि मुझे खान साहब ने कहा हुआ है कि मेरे बाद पार्टी तुमने चलानी है। अच्छा। इधर अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वक्त के साथ साथ जो वो आपको नजर आएगी कि यहाँ पे हालात क्या बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फयाज चौहान साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, मौजूदा सियासी बहरान में आप नहीं समझते कि सब सियासी जमातों को मिलकर बैठकर मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए? अगर आज तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाह रही है तो पीडीएम की जमातें, हुकूमत क्यों इनकारी है? क्यों हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर बैठकर इस सियासी बहरान का कोई हल नहीं निकालना चाहती? देखिए, पीटीआई के पास तो बहुत मौके थे कि वो बातचीत करती, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करती, और दोनों जमातों की कमेटियों ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो मुज़ाकरात शुरू, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता। लेकिन 1 अक्टूबर पर इंतखाबात पर इत्तफाक भी हो गया। वो तारीख जो है पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी ने मंजूर भी कर ली, लेकिन उसके बाद फिर खान साहब ने उसको कबूल नहीं किया, तो मुज़ाकरात टूट गए। लेकिन ये तो आप लोगों से ही हम लोगों ने सीखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है कि सियासत में मुज़ाकरात के रास्ते कभी बंद नहीं होते, मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। सूरत हाल कुछ भी हो, आखिरकार मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना ही पड़ता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना भी पड़ता है, बैठना भी चाहिए। के हरीफ हैं, दोनों एक दूसरे को स्पेस देने को तैयार नहीं है। जब पीटीआई इख्तिदार में थी वो मुज़ाकरात पर तैयार नहीं थी, अब वो अपोजिशन में है, और जब मुज़ाकरात के इशारे दे रही है तो हुकूमत इस पर तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में तो हम दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। क्या हुकूमत ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया जाए या पार्टी हेड को नाअहल करवा दिया जाए, उसके बाद ये इलेक्शन में उतरें? तो ख्वाहिशात से तो काम नहीं चलता ना, ये तो एक अदालती प्रोसेस है, उसमें देखना होगा कि कौन किसको सजा मिलती है, कौन नाअहल होता है। सिर्फ ख्वाहिश के इज़हार से तो नहीं चल सकता।
जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में आप कोई नई पार्टी बनते हुए देख रहे हैं? हम हर बार जब भी इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में, किंग्स पार्टी का एक कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना है, उतना ही पुराना जितना पाकिस्तान पुराना है। एक पार्टी उभर कर सामने आती है, सब उसी की तरफ रुख करते हैं और देखते देखते पता चलता है ये पार्टी पाकिस्तान में इक़्तिदार में आ गई है। तो क्या मौजूदा सूरत हाल में आपको लग रहा है कि इन्हीं लोगों पर मुश्तमिल एक पार्टी, नई पार्टी वजूद में आने वाली है? किंग्स पार्टी बनने जा रही है या कोई किंग इस वक्त मौजूद है जो अपनी पार्टी बनाना चाहता है? ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं, फरसूदा हो चुकी हैं। अब तो जो जमातें मौजूद हैं उन्हीं के दरमियान मार्का होगा। आपको झड़े बन सकते हैं, कोई जमात है वो बनाने की कोई पार्टी नहीं होगी, वो अपनी किस्मत आजमाई कर लेगी। और पीटीआई के अंदर क्योंकि टूट फूट हो रही है, उसके लोग कोई नई पार्टी बना सकते हैं, कोई नए धड़े भी बना सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कोई ऐसी पार्टी बनेगी जैसे पहले मुस्लिम लीग काफ बनी थी या उससे पहले रिपब्लिकन पार्टी बनी थी। इसके कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। तो इस टूट फूट से आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, सपोर्टर है, ये मुतासर होगा? जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वोट इन्हीं को मिलेगा? वोट तो तहरीक इंसाफ के पार्टी हेड का उसके नाम पर मिलता है हमेशा और मिलता रहा है। वोटर मुतासर होगा शामी साहब? 100% वोट तो पार्टी हेड का नहीं होता। जो कैंडिडेट होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लीडर्स होते हैं, उनका भी वोट होता है। मींस जो इलेक्टेबल्स होते हैं जिन पर पहले लोग उसके साथ बड़ा हिस्सा उसके साथ रह सकता है। हाँ। लेकिन कमजोरी तो वाकई होगी ना। जो लोग अलग हो रहे हैं, कोई 2000 लेगा, कोई 4000 लेगा, कोई 10,000 लेगा, कोई 20,000 लेगा, तो वोट तो कटेंगे ना और बटेंगे भी। तो कमजोरी तो उससे वाकई होगी। तो उससे आप समझते हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचेगा या फायदा? मुस्लिम लीग नून में तो अभी टूट फूट नहीं हो रही ना। नहीं, तहरीक इंसाफ में तो हो रही है ना। जो जहांगीर तरीन साहब के पास जा रहे हैं उनका तो वोट मौजूद है ना। फिर जो आप बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसके अंदर खलबली मची हुई है। तकसीम उसके अंदर होगी। मुस्लिम लीग नून के वोटर में तकसीम हरीफ जो है वो 73-72 हो रहे हैं या दड़ों में बढ़ रहे हैं या उनकी ताकत कम हो रही है, तो मुस्लिम लीग नून का वर्कर जो है वो इससे नफ्सियाती तवानाई हासिल कर सकता है और उनकी ताकत में इजाफा हो सकता है। शामी साहब, आपको लग रहा है ये साल इलेक्शंस का साल है? यही है कि इलेक्शन हो जाए, कौमी असम्बली जो अपनी मुद्दत पूरी करे, तो उसके बाद नए इंतखाबात जो हैं उनका इनेकाद हो। तो दस्तूर का तकाजा भी यही है और हमें दुआ भी करनी चाहिए कि ऐसा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब आपका। ये बताइएगा कि जब से पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व किया गया, KPK असम्बली को डिज़ोल्व किया गया, हम सब लोग, आप समेत सब एक ही सवाल उठाते थे कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं। उसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। उसके बाद 2 अप्रैल की डेट सामने आई, फिर मई की डेट दी गई, फिर मुज़ाकरात किए गए, वो भी नाकाम हुए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अक्टूबर में हो सकते हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुइना मुद्दत के लिए पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से इस समाअत को गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी ही कर दिया है। तो जो आइन की वायलेशन की बात हो रही थी, आइन को तोड़ने की बात हो रही थी, आइन के बरखिलाफ जाने की बात हो रही थी, ये मामला तो अपनी जगह पे खड़ा है। मतलब कि आइन जो कह रहे हैं उसके मुताबिक तो आप इंतखाबात नहीं करवा रहे, तो आइन ब्रीच तो हुआ है। इसका हल क्या है? देखिए, आइन ऑब्वियसली ब्रीच हुआ है शाजिया, और हमें तो डर है कि ये तो 2 असेंबलियों की बात थी। अब जो जनरल असेंबली, जो जनरल इलेक्शंस होने हैं, कौमी असेंबली के सिंध और बलोचिस्तान और 4 सूबों की असेंबलीज होंगी, अल्लाह ताला करे उसके इलेक्शंस हो जाएं। क्योंकि आइन ना सिर्फ ब्रीच हुआ है, आइन को का वो सफाई फाड़ के फेंक दिया गया है कि जिसमें लिखा हुआ है कि असेंबलीज की डिसोल्यूशन के सूरत में 90 डेज में इलेक्शन होंगे। आइन का वो सफ़ा फाड़ा गया। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के बारे में असेंबली ने करारदादें पास कर दी, कौमी असेंबली ने, कि जी इस पे
वज़ीर आज़म साहब और कैबिनेट अमल दरामद नहीं करेंगे और फिर उसको मज़ीद कानून साजी कर दी गई, तो बज़ाहिर ऐसे है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो इख्तियारात हैं वो उनके पास सिर्फ जजमेंट लिखने का इख्तियार है, फैसला करने का। इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव के पास जाना है और एग्जीक्यूटिव अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट तो फिर अब बेबस होकर बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट तो फिर आप एक तरीका कार सेट कर रहे हैं ना मुस्तकबिल के लिए। जो भी इक़्तिदार में आई पार्टी पार्लियामेंट में बैठी होगी वो तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अपनी मर्जी से अमल करे ना करे। आप कमेटी बना दें, आप कहें जी हम तो पाबंद नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन अदालती निज़ाम की, अदालतों की इज्जत ये भी तो अपनी जगह है। तो फिर अगर आप पार्लियामेंट ही अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करेगी तो फिर क्या वक़्त रह जाएगी अदालती फैसलों की? देखिए, सुप्रीम जोन सी है ना वो आईने पाकिस्तान है, ठीक है। पार्लियामान या सुप्रीम कोर्ट या एग्जीक्यूटिव उसी आईने पाकिस्तान से फ्लो करते हैं। जब आईने पाकिस्तान की धज्जियां बखेरी जा रही हैं, जब आईने पाकिस्तान के मुताबिक अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत हाल में हमारे मुल्क में जो अब इंटरनेशनली एक जो दुनिया ने क्वेश्चन मार्क्स लगाए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जी आपके आइन में 2-3 जो बुनियादी चीज़ें हैं, एक फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको बिल्कुल किसी भी तरीके से उसकी पासदारी नहीं हो रही। दूसरी आ गई कि आपका आइन कहता है कि जी यहाँ पे पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम होगा जिसमें कि इलेक्शंस के ज़रिए पार्लियामेंट में लोग आएंगे, वो नहीं हो रहा। 2 सूबों की असम्बलियाँ खाली पड़ी हैं, आगे भी खदशा है कि टाइम पे इलेक्शंस होते हैं या नहीं। फिर हम ये देखते हैं कि जी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं दुनिया भर में वो फाइनल आर्बिटर होती हैं। असल जब डिस्प्यूट्स होते हैं तो आखिरी इख्तियार उनका होता है, लेकिन वहाँ भी नहीं माना जा रहा। तो ऐसी सूरत हाल में हम अब दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह ताला करे कि जनरल इलेक्शंस भी टाइम पे हो, लेकिन बात यह है कि जो हमारे मुल्क में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई, सिक्योरिटी के इश्यूज आ गए, तो अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक और कॉन्स्टिट्यूशनल एक इंस्टेबिलिटी भी हमारे सामने है, तो ऐसी सूरत हाल में अब उन तमाम सेन माइंड्स का ये फर्ज है। 2 सूबों के इंतखाबात को लेकर जो आइन ब्रीच हुआ है, इसको कहीं ना कहीं आपको सेट करना पड़ेगा, तरमीम करनी पड़ेगी, नहीं कोई एक्ट लाना पड़ेगा, कुछ तो आपको सेटलमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो तारीख का ये हिस्सा बन जाएगा। और तारीख जिंदा रहती है हमेशा, तारीख कभी मरती नहीं है। ये 100 साल बाद भी याद रखा जाएगा कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं कराए गए और इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी गई। क्या आइन में इतनी वाकई रिलैक्सेशन है, जो मैं आजकल कुछ कानूनदान ये सबक पढ़ा रहे हैं कि इतनी रिलैक्सेशन है? कुछ ज़रूरी नहीं है कि आइन कहता है कि 90 रोज़ में आपने इंतखाबात करवाने हैं। देखिए, बिल्कुल तारीख के जो पेजेस होंगे उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी जाएंगी कि यहाँ पे क्या हो रहा था, कैसे ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन अगर इसको आपने कुछ सेफगार्ड करना है तो उसके लिए तो आईनी तरमीम ज़रूरत है। हाँ। उसके लिए तो आइन में अमेंडमेंट करना है। आइन के लिए पार्लियामान में जो वो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो तो मौजूद ही नहीं। तो अब तो किसी को कॉन्टेम्प्ट में बुला के आप सजा दे दें, या कॉन्टेम्प्ट में अगर आप बुलाएंगे भी, नोटिस भी देंगे, तो वो अगर शख्स आता ही नहीं, कहता है कि जी मैं तो इस जजमेंट को नहीं मानता, मैं तो 3-4 वाली जजमेंट को मानता हूँ, वो आप पुलिस के जरिए क्या बुलाएंगे? पुलिस कहेगी जी हम बात नहीं मानते, हमें तो ऊपर से हुक्म है। तो जब ऊपर से हुक्म होंगे तो फिर ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करे, और बात यही है कि डायलॉग की तरफ बढ़े। सुप्रीम कोर्ट 12 तो फिर आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि किन फैसलों पर तौहीन अदालत लगती है नाम मानने पर, और किन फैसलों के नाम मानने पर तौहीन अदालत नहीं लगती। अब तो अदालती चीज़ें भी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दी गई हैं कि इसमें भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि किस पे तौहीन अदालत लगेगी, किस पे नहीं लगेगी। देखिए शाजिया, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, अगर हम इसको प्योरली देखें ना मेरिट्स पे, तो फिर ये तौहीन अदालत से बढ़ के अब बात जा चुकी है। आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 6 है। तो तौहीन अदालत तो तब लगती है कि जब आप कोई ऑर्डर को
किसी तरीके से ओबे नहीं कर रहे। यहाँ तो ऑर्डर्स को उठा के बिल्कुल फेंक दिया गया है। लेकिन बात यह है कि क्या ये मसले का हल है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस मुल्क के जो 3 पिलर्स हैं उसमें जो अदलिया का एक पिलर है, वेरी इंपॉर्टेंट पिलर है, उस पिलर को हिलाया जा रहा है, उसकी बुनियादों को हिलाया जा रहा है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में इसका वाहिद हल तो अब यही रह गया है कि जी हम सब आगे बढ़े। अब वो 90 डेज के इलेक्शन या पंजाब और केपी के इलेक्शंस भूल जाएं। अगर जनरल इलेक्शंस की डेट एक दे दी जाती है तो आई थिंक सबसे अच्छी बात यही होगी कि अब दोनों फ्रीकैन को इस चीज पे राजी हो जाना चाहिए कि जी अगला जो जनरल इलेक्शंस है 11 अगस्त इज द लास्ट डेट हमारी कौमी असेंबली की। 11 अगस्त को खत्म होगी, उसके बाद अब वो 90 डेज नहीं है, 60 डेज हैं जहां पे नेचुरल टाइम पूरा होता है। तो 60 डेज में इलेक्शन हो जाएं और इलेक्शंस ऐसे हों कि जिसपे साफ हो, शफाफ हो और क्रेडिबिलिटी हो उन इलेक्शंस की। ऐसे इलेक्शंस ना हो कि जो दुनिया में एक मजाक बन के रह जाएं। तो समथिंग जो अब हम समझ रहे हैं कि अगले आने वाले 1, 2, 3 माह जो उनसे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप दुनिया से आइसोलेशन में नहीं रह सकते। दुनिया ये तमाम चीजें बहुत गौर से नोट भी कर रही है और आपके जो ताल्लुकात हैं वो इन तमाम चीजों पे डिपेंड करते हैं। ये नहीं कि आप अपनी तरीके से जो मर्जी करें, दुनिया आपको कहेगी। जो वॉच डॉग्स हैं ना इंटरनेशनल, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के हों, चाहे वो इलेक्शंस के हों, चाहे वो प्रेस के हों, वो तमाम कह रहे हैं कि जी अगर इलेक्टोरल प्रोसेस जो सा है वो अगर साफ शफाफ हो जाए देन वी हैव अ रे ऑफ लाइफ कि जिसमें होप है हमें कि आगे हम बढ़ेंगे। अगर नहीं होते तो फिर ठीक है, जो चीफ जस्टिस के खुद नोटिस का जो दायरा इख्तियार था उसको लेकर जो कानून साजी की गई है, इसमें जो माजी के नोटिसेस हैं, माजी के केसेस हैं उनमें भी अपील आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप समझते हैं कि नून लीग को पहुँचेगा, पीपल्स पार्टी को पहुँचेगा, क्योंकि इन अदवार में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से खुद नोटिस लिए जाते थे और उसकी फिर अपील, जो फैसला आता था उसको अपील का हक भी नहीं होता फिर। तो इस आप समझते हैं कि इससे नून लीग को मौजूदा सिनेरियो में ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है? देखिए, ये सिर्फ खुद नोटिस की बात नहीं है। बहुत से केसेस हैं, जैसे पैनामा का मियां नवाज शरीफ का केस था, वो खुद नोटिस नहीं था, इमरान खान साहब पिटिशनर थे। असल इशू है कि आर्टिकल 184(3) के तहत जितने भी केसेस हैं उसमें जो अपील का राइट है वो मौजूद नहीं था। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ या एज ए लॉयर मैं तो समझता हूं कि वो राइट अपील का देना चाहिए। वो हक जरूर होना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट 184(3) में कोई जजमेंट देती है तो उसके ऊपर अपीलेट फोरम होना चाहिए। लेकिन उस अपील को, राइट को देने के लिए आपको आइन में आर्टिकल 185 में अमेंडमेंट करनी है। आपने एक तरफ तो ये कर दिया, दूसरी तरफ एक और कानून लेके आ गए कि जिसमें आपने जो रिवीजन की जुरिस्डिक्शन, रिव्यू की जो जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 188, उसको भी कह दिया कि जी इसमें हम अमेंडमेंट करते हैं और रिव्यू पिटीशन को बतौर अपील ट्रीट किया जाएगा। ये भी बैड कानून नहीं है, ये भी अच्छा कानून है। लेकिन अमेंडमेंट कैसे हो सकती है? नंबर्स तो आपके पास पूरे ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो दूसरा बिल आया है ये तो एक सिंपल स्टैट्यूट है जिसमें मेजॉरिटी चाहिए। तो इसमें भी हमने देखना ये है कि इसका लॉन्ग रन में ऑब्वियसली फायदा होगा। लेकिन क्या ये असेंबली ये तमाम कोई आपके हमारे लिए कानून साजी कर रही है? ये ऑब्वियसली इसका मकसद यही है कि 62(1)(f) में जो तहयात नाअहली है उसको किसी तरीके से खत्म किया जाए। अगर नैब के अमेंडमेंट का जो अब फैसला ऑलमोस्ट आने वाला है उसमें अगर कोई फैसला आता है तो फिर हमने वो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के तहत उसको दोबारा एक लार्जर बेंच में ले जाके उसको खत्म कर दिया जाए। तो बज़ाहिर तो ये बड़े गड़े मुर्दे खोदने वाली बात हो जाएगी। डेफिनेट गोल्स हैं उनके जिसकी अचीवमेंट के लिए ये तमाम हो रही है लेजिस्लेशन। लेकिन अब बात यह है कि लेजिस्लेशन भी हो जाए, आगे असेंबलीज भी आएंगी। अगर बेहतर यही होता कि एक आने वाली असेंबली ये तमाम कानून साजी करती जो कि मुकम्मल होती तो फिर अच्छा था। बहरहाल कानून अब एक जो सा एक्ट है वो तो चैलेंज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है और अब हुकूमत ने कहा है कि जी हम इसको
सुप्रीम कोर्ट के साथ डिस्कस करके दोबारा ठीक करना चाहते हैं, तो लेट्स बी ऑप्टिमिस्ट कि शायद कोई बेहतरी की तरफ हम चल पड़े। अदरवाइज ये जो कानून साजियां हो रही हैं और पर्सन स्पेसिफिक हो रही हैं, ये दुनिया में 132 से फिर हम चले जाएंगे 150, और रूल ऑफ लॉ या आईन पाकिस्तान की हुक्म या उसके ऊपर काम करना, अमलदारी, वो बिल्कुल साइड पे रह जाएगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास के साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान ने हमसाया ममालिक ईरान और अफ़गानिस्तान समेत रशिया के साथ बार्टर ट्रेड यानी अशिया के बदले अशिया, इसकी तजारत का फ़ैसला किया। यानी तजारत के लिए डॉलर से आए होंगे, ना ही पाकिस्तान में पैदा होने वाली अशिया की कदर कम होगी। मगर सवाल ये है कि जदीद मैशतों में बार्टर ट्रेड की अब कितनी गुंजाइश बाकी है। इससे कम होते कौमी ज़र मुबादला के ज़खायर को यकीनी तौर पर फ़ायदा तो पहुँचेगा, लेकिन पाकिस्तान की जो तिजारत यूरोपीय ममालिक के साथ है उसका क्या बनेगा। यहाँ ये सवाल भी अहम है कि इन तीनों ममालिक पर आलमी इदारों की तरफ से मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगी हुई हैं, रशिया पर, अफ़गानिस्तान पर और ईरान पर। अफ़गानिस्तान पर तालिबान हुकूमत की वजह से सफारती बंदिशें हैं। ईरान भी कई सालों से अमेरिका समेत आलमी इदारों के निशाने पर है और कई तरह की पाबंदियों का सामना कर रहा है। और यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग की वजह से रशिया भी कई इंटरनेशनली पाबंदियों का शिकार है। ऐसे में पाकिस्तान का ये जो इकदाम है, दुनिया इस मैसेज को कैसे लेगी, हम मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को इसके क्या कोई कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में हर ख़ास और आम की जो नज़रें हैं ये बजट पर लगी हुई हैं। हर एक के जहन में बस एक ही सवाल है और वो है कि हुकूमत बजट में आम आदमी को कोई रिलीफ देगी या माजी की तरह सिर्फ खुशनुमा दावे और ऐलानात ही किए जाएंगे, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब हुक्मरान इत्तेहाद की सारी तवज्जो सियासी मुखालिफिन को निशाने इबरत बनाने और आइंदा इलेक्शन में अपनी जीत को यकीनी बनाने पर हो। फिर ऐसे में हुकूमती जो मुआशी अहदाफ हैं वो कैसे सेट किए जाएंगे और उनको हासिल करने की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। आलमी इदारे पाकिस्तान की मुआशी गिरावट को मुल्क में जारी जो पॉलिटिकल एक टेंशन है इससे जोड़ रहे हैं कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुल्क की जो मुआशी मुश्किलात हैं ये कम होने की बजाय ये बढ़ती जाएंगी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में ये बताया है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासी कशमकश है, अगर ये ऐसे ही जारी रही तो डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी जो करेंसी है ये मज़ीद कमज़ोर होती चली जाएगी। मुल्की हालात की वजह से जो कारोबारी अफराद हैं ये परेशान हैं और तेज़ी से पाकिस्तान से जो सरमाया है ये बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है। IMF के साथ लोन डील फाइनल हो नहीं रही है, इससे मईशत को जो ख़तरात हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। आलमी इदारों की टेंशन अपनी जगह है, लेकिन वज़ीर ख़जाना डार साहब ये हमें कोई और ही कहानी सुनाते हैं और सब अच्छा की खबर दे रहे हैं। आलमी इदारे और अवाम तो मायूस हैं, मगर डार साहब अब भी पुरुमीद हैं। वो उनका अब भी मानना है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुश्किल इस्लाहात हो चुकी हैं, अब मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। क्या कहा आज डार साहब ने, ज़रा देखिए। लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। आई एश्योर यू, पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री। पाकिस्तान इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट्स। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं। आप में एक एसेट जो ये आपका जो गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज अ लोन $40 to $50 billion, 50% ऑफ डेट। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, अब अवाम तो कंफ्यूज हैं कि वो आलमी इदारों को सुने या डार साहब की माने। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि इसहाक डार वाकई मुल्क को मुश्किलात से निकाल लेंगे या एक बार फिर उनको लंदन निकलना ही पड़ेगा। मगर मसला तो अवाम का है जो यहीं रहती है, यहीं उसने रहना है, वो तो कहीं जाने के काबिल नहीं है, क्योंकि मूर्ज़ और महंगाई ने आमदन और अखराजात का तवाज़ुन इतना बिगाड़ कर रख दिया है कि इस पर यकीनन हर जो आम शख्स है वो दुखी है। अवाम भी हुकूमत के नक्शे कदम पर चलने पर मजबूर है, यानी कर्ज मांग कर गुजारा हो रहा है। दूसरी तरफ ये इलेक्शन का साल है, जो कहा जा रहा है हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि महंगाई की वजह से अवामी जो तकलीफ़ है इसको कम करें, अवाम को रिलीफ दे, लेकिन इसके लिए ख़जाने के साथ आपको छेड़छाड़ तो करना पड़ेगी, और अगर वो आप करेंगे तो IMF नाराज़ होगा जो पहले ही नहीं मान रहा है। क्या इसी वजह से हुकूमत IMF से नए बेल आउट पैकेज लेने की ख्वाहिश जाहिर कर चुकी है? क्या वाकई IMF से नया प्रोग्राम लेना पाकिस्तान की मजबूरी है,
या ये हुक्मरानों की ख्वाहिश है? मैं बात करूंगी, मुझे हमारे मौशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका। शाहिद साहब, ये जो बाटर तिजारत की जो पेशरफ पाकिस्तान करने जा रहा है, ये कैसे वक्त में सामने आ रही है जब ज़ाहिर है मौशी तौर पर हम बड़े तंग हैं, हमें तिजारती खसारे का सामना है, लेकिन ये एक बाटर सिस्टम ऐसा है तिजारत का जिसमें आपके ज़ाहिर है अगर डॉलर जाते नहीं हैं तो आप कुछ कमाते भी नहीं हैं, तो इससे आपको किस तरह का फ़ायदा होगा? ये कोशिश हम 2022 में भी कर चुके हैं और स्पेशली हम उन कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं जो इंटरनेशनली ऑलरेडी उन पर इतनी पाबंदियां हैं। तो क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं? बहुत शुक्रिया आपका। ये बात यह है कि जो पाकिस्तान की बरामदात हैं 2014 में वो थी 25 अरब डॉलर और उस वक्त डॉलर जो था 98 रुपीज़ का था। इस साल ये होंगी 27 अरब डॉलर, यानी सिर्फ 2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ 2014 में और 2023 में। लेकिन उस वक्त जो रेट 98 रुपये था, अब ये 285 है। और कई सौ अरब रुपए की हमने मराद देती है एक्सपोर्टर्स को। बुनियादी सवाल ये है कि अगर इस साल आपकी मईशत की शरह नमू -3 होने वाली है, हमारी महंगाई की शरह इस साल मई में 13.8 थी, अब ये 38% पर पहुंच गई है। हमारी सनअतों की जो पैदावारी लागत है वो बेतहाशा है। तो आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्या है? हमारी पैदावारी लागत जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस से, बिजली, गैस और पेट्रोल के नर्ख बढ़ने के से और रुपए की कदर गिरने से इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि फ़िलहाल तो ये एक सियासी बात नज़र आती है। जब तक हमारे माशी अशारिये इतने संगीन हैं कि हमारी रात की नींदें हराम होनी चाहिए और लंबे लंबे दावे करने के बजाय मैं तो सिर्फ आपको हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार पेश करूं, चाहे 2 या 3 या 4 तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। इस साल जुलाई से मई तक 11 महीने हुए हैं। इन 11 महीने में पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं उसमें कोई 21 अरब डॉलर की कमी हुई है और आपका तिजारती खसारे में सिर्फ 17 अरब डॉलर की ज़बरदस्त कमी हुई, जो कि एक्सपोर्ट में भी कमी हो गई। जारी हिसाबात के खसारे में 13.7 अरब डॉलर की कमी हुई। तो ये तो जारी बड़ा ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर महंगाई 38% क्यों हो गई? और जुलाई से अब तक रुपए की कदर 81 से जो उस वक्त जो थी 200 रुपये थी या 204 रुपये थी, अब ये 285 पर आ गई। खुली मंडी में 300 है। तो 55 अरब डॉलर की जब आप इम्पोर्ट्स करेंगे तो वो 204 के बजाय 285 पे जब इम्पोर्ट होगी और बिजली और गैस के नर्ख आप दुगने कर चुके हैं, तो हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये मुझे नजर आ रहा है कि -3 की अगर शरह नमू होती है, जो हुकूमत अभी तस्लीम नहीं कर रही मगर करना पड़ेगा, तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि ये सब हो क्यों रहा है? हमारी अगर खित्ते के मुल्क 6% पे तरक्की कर रहे हैं, 3 क्यों कर रहे हैं? अगर खित्ते में 6 से 9% महंगाई है तो हमारी 38% क्यों है? हमारे खुले, अगर आप कुछ भी नहीं देखें तो 9 मई के बाद से अभी हुकूमत बड़ा दावा कर रही है कि जरा 2 दिन में डॉलर को हमने जो है पछाड़ दिया और बड़ा ज़बरदस्त कारनामा हो गया। हालांकि हुआ क्या है मैं आपको बता दूं, उससे भी पता चल जाएगा। 8 मई को डॉलर जो था 284 रुपये का था इंटरबैंक में, पूरी मंडी में था 286 रुपये का। ये 2 रुपये का फ़र्क जो है था मामूली सा। अब उसके बाद जो 9 मई के वाक़ात हुए तो 31 मई को जो है ये फ़र्क बढ़ गया, 286 के बजाय 312 पर आ गया। बिल्कुल। तो लेकिन इंटरबैंक मार्केट में तो ये 284 से 246 हुआ है, तो रुपया तो इम्प्रूव नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जो आपने तबाही बर्बादी इन चंद दिनों में हुई थी, स्टेट बैंक ने एक ऐसा सर्कुलर इशू करके जिससे फ्लाइट ऑफ कैपिटल बढ़ने वाला है। आप जिन्हें कभी भी आप 8 मई की पोजीशन पे वापस नहीं आ सकते, ये 300 से ऊपर ही रहेगा। ये ओपन मार्केट इंटरबैंक रेट, इसमें इतना फर्क क्यों होता है? इंटरबैंक रेट आपको 284 देता तो मार्केट में लेने जाए 312, 314, इससे कम पे आपको डॉलर मिलता ही नहीं है। लेने जाए महंगा है, देने जाए सस्ता है। नहीं देखिए ना, वो तो इसलिए है कि इंटरबैंक मार्केट में तो यह है, लेकिन आपका जो हुंडी हवाले का कारोबार है, जो स्मगलिंग का कारोबार है, जब स्टेट बैंक ये कहता है अपने इम्पोर्टर्स को कि जनाब आपको अगर दवाइयाँ भी इम्पोर्ट करनी है तो आप अपना डॉलर इंतजाम करें, तो हुंडी हवाले से पैसा भेजते हैं। तो अगर सारा काम हुंडी हवाले पर ही होना है, जो कि नज़र आ रहा है, तो डॉलर की जो तलब है वो बढ़ेगी वहाँ पर। आपके खुली मंडी में डॉलर तो आपके पास है नहीं। तो जो समंदरदार पाकिस्तानी हैं वो भी बहुत होशियार हैं, उन्होंने कोई 4 अरब डॉलर की तरसीलात कम कर दी इस साल, वो उन्होंने हुंडी हवाले से भेज दी। तो ये सारा काम फ़रोग पा रहा है हुंडी हवाले का। इसीलिए आप देख रहे हैं तरसीलात भी गिर रही हैं, एक्सपोर्ट भी गिर रहे हैं, और खुली मंडी में फ़र्क जो 2 या 3 रुपये होना चाहिए वो जनाब जो है वो 27 रुपये तक पहुंच गया था।
तो मैं ये हक़ाइक़ बता रहा हूँ। फिर रुपए की कदर गिरने से फायदा किसका होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी पिछले हफ्ते बताया, मैं आपको बता दूं, मेरी फिगर नहीं है, वजारत खजाना ये कहती है 2020 से अब तक जो रुपए की कदर गिरी है उससे बरामद कुनंदगान ने 1500 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। अच्छा। मईशत तो पाकिस्तान की तबाह हो गई, लेकिन इन बरामद कुनंदगान के अलावा हुंडी हवाले का कारोबार करने वालों ने, बैंकों ने, सट्टेबाजों ने, स्मगलर्स ने, मनी चेंजर्स ने और फिर हम कहते हैं कि डॉलर हमारे पास नहीं है, सस्ता होता। डॉलर कहाँ से आएंगे आप मुझे ये बताइए कि जब आपका ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, रेमिटेंसेस गिर रही हैं, सरमाए का फरार हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर रहा है। मैं आपको बता दूं, यानी मुश्किल से अभी तक 1 अरब डॉलर के करीब आया है। वो कहाँ चला गया? सीपैक, जिससे हम बातें किया करते थे कि हमारी किस्मत बदल जाएगी। भाई किस्मत उस वक्त बदलेगी जब हमारे माशी अशारिये ठीक होंगे, जब हमारी गिरो करेगी। अब मैं अगर आपको बताऊं कि 1980 से 2023 तक हमारा ग्रोथ रेट जो है बांग्लादेश से, सालाना बांग्लादेश से भी कम है, श्रीलंका से भी कम है, भारत से भी कम है। और अगर मैं रुपए की कदर का बताऊं आपको तो लोगों के होश उड़ने चाहिए। अभी 2008 में तो ये 68 रुपए का था जब आज़ादी के 41 साल हो चुके थे। अब ये 68 रुपए से 285 पर आ गया, तो 55 अरब डॉलर, 60 अरब डॉलर की जो इम्पोर्ट इकोनॉमी है उसका क्या असर होगा? हुकूमत को टैक्सेस की बेशक, क्योंकि कस्टम ड्यूटी भी बढ़ गई, सेल्स टैक्स भी बढ़ गई, लेकिन आपकी पैदावारी लागत बढ़ने से महंगाई, ये तो हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हमें अब जो IMF से पैसे चाहिए, IMF से हम डील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डार साहब अभी भी इतना ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस है कि अगर अब हमें वहाँ से पैसे नहीं भी मिलेंगे तो उनके पास प्लान भी है, कोई हम डिफ़ॉल्ट करने नहीं जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान के पास वाकई कोई ऐसा प्लान है कि IMF से अगर हमें छुटकारा मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है, मिल जाए, हमको इतने मोहताज नहीं है IMF के? देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से स्टैम्प पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि हुकूमत के पास सिर्फ एक प्लान भी है, एक ही है, और वो ये है कि अगले माली साल में IMF के पास जाएं कि जनाब आप हमें 7.5 अरब डॉलर या उससे ज़्यादा का कर्जा 3 साल के लिए दे दें, लंबी मुद्दत के लिए दे दें। वो कर्जा हमें मिलेगा, उसकी सख्त शराइत होंगी, माशी सख्त सियासी शराइत होंगी, ऐसी शराइत होंगी कि जो लोगों के होश उड़ जाएंगे, लेकिन कर्जा तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई प्लान मौजूद नहीं है। ना मौजूदा हालात में कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन लाजमन 100% हम IMF के पास जाएंगे और उनके साथ अमेरिका की सिफारिश कराएंगे। अमेरिका से कहेंगे जनाब आपकी जो सियासी शराइत हैं, जिसमें आगे चल के खुदा न खास्ता जौहरी प्रोग्राम, आगे चल के खुदा न खास्ता हमारे जो उनका ये प्रोग्राम है कि हमारी सरहदें चीन, अफगानिस्तान और ईरान से ना मिलें, उसको नुकसान पहुंचाना, कश्मीर के मसले को पसपुश डालना, ये वो चीज़ें हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर हमें ये इतना कर्ज लेना है लंबी मुद्दत के लिए तो बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती हैं। नहीं, कंप्रोमाइज़ नहीं, कुर्बानी देनी पड़ेगी। कंप्रोमाइज़ तो हम सारी ज़िंदगी कर रहे हैं। अब मामला आ गया कुर्बानी का, उसूलों का कुर्बानी का, पाकिस्तान के असासों की कुर्बानी का, पाकिस्तान की इज्जत नफ्स का, पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस का, पाकिस्तान की जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ का, पाकिस्तान के जो है जौहरी प्रोग्राम का, पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद, इन सब की कुर्बानी दे के अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यही स्टेटस को रहेगा, वही बजट आएगा नुमाइशी। वो कोई मसला हल करने वाला नहीं है। हुकूमत ने बता दिया है कि बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं है। आप वज़ारत ख़जाना, वज़ीर ममलकत बड़ा ख़जाना है, उन्होंने कह दिया है कि हम मरात ये देंगे कि बजट खसारे को कम करेंगे। अरे भाई, बजट खसारा तो कम आप कर सकते हैं तरक्याती अखराजात में कटौती करके भी। उन्होंने कोई रिलीफ देने की बात नहीं की है। या जो रिलीफ देंगे उससे दुगना या तिगना उसके आवाम की दूसरी जेब से निकाल लिया जाएगा। ये बिल्कुल आपके सामने है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मौशूआत मेरे साथ हैं। नाज़रीन का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।